आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 16 फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जैसे हम लाइन टू लाइन जाते वैसे ही जाएंगे। ओके, एनिमल्स एक्लूमेट ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. by metabolic activities or by means like excess ingestion. अब हमने देखा होगा हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। एमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड हमने रेस्पिरेशन में देख लिया था। अब इन सब को क्या होता है, हमको एक्सक्रीट करना नेसेसरी हो जाता है, हमारी बॉडी से रिमूव करना नेसेसरी हो जाता है। क्यों? बिकॉज एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये ज़्यादा अमाउंट में होंगे, कार्बन ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं। ओके, अब वाटर भी जितना हम ड्रिंक कर रहे हैं उतना रेगुलर बेसिस में हमारी बॉडी कैरी नहीं कर सकती, उसको भी पार्शियली रिमूव हमको करना पड़ता है। ओके, दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली। क्यों टोटली और पार्शली बोला? बहुत सारे जो यूरिया, यूरिक एसिड ये सब क्या है, एमोनिया है मेनली, उसको हमको टोटली रिमूव करना पड़ता है। और जो वाटर है उसको हमको ऑफकोर्स पार्शियली रिमूव करना पड़ता है। हमारी बॉडी तो 70% तो वाटर से ही बनी हुई है। ओके, सो वाटर हम जितना रेगुलर बेसिस पे पीते हैं उतना हमारी बॉडी कैरी नहीं कर पाएगी। ओके, in this chapter you will learn mechanism of elimination of this substance with special emphasis on common nitrogenous wastes. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सी प्रोसेस से कौन सा सब्सटेंस रिमूव होगा, और पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन की प्रोसेस कैसी होती है और क्या क्या सब्सटेंस नेसेसरी है हमारी बॉडी में से रिमूव होना। क्लियर? Ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by the animals. और मेनली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि नाइट्रोजिनस वेस्टेस कैसे रिमूव होंगे हमारी बॉडी से। क्यों नाइट्रोजिनस वेस्टेस, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज वो सबसे टॉक्सिक फॉर्म में होते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं। तो अब ये नाइट्रोजिनस वेस्टेस कौन से है? तो क्या देखा हमने? एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ nitrogenous waste excreted by the animals. Clear? Ammonia is most toxic form and require large amount of water for its elimination. अब इन तीनों में से सबसे टॉक्सिक कौन सा है? एमोनिया, और उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है क्या करने के लिए? उसको अपने आप को एलिमिनेट करने के लिए। क्लियर? Whereas uric acid being the least toxic and can be removed with a minimal loss of water. और सबसे least toxic कौन सा है? यूरिक एसिड, उसको सबसे मिनिमम वाटर चाहिए होता है। क्लियर? सब क्लियर हो गया आपको? इतना नाइट्रोजनस वेस्ट देख लिया हमने, कौन से थे? एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे टॉक्सिक फॉर्म कौन सा था? एमोनिया, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर इट्स एलिमिनेशन। और सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा था? यूरिक एसिड। ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग एमोनिया इज एमोनोटेलिज्म। ओके, प्रोसेस क्या बोलते हैं हम एमोनिया को एक्सक्रीट करने का? एमोनोटेलिज्म। Many bony fish, aquatic amphibian and aquatic insect are ammonotelic in nature. जो एक्सक्रीट करते हैं एमोनिया को उसको हम क्या बोलते हैं? एमोनोटेलिक। ओके, वो क्या क्या है? मैनी फिश है, बोनी फिश है, एक्वाटिक एम्फीबियन है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एमोनिया एक्सक्रीट कैसे होता है। एमोनिया एज इट रेडियली सॉल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीट बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश। अब कैसे? जैसे एमोनिया क्या है, वो सॉल्यूबल है तो वो इजीली क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है बाय बॉडी सरफेस। ओके, और फिश में कैसे होगा? बाय गिल सरफेस। हमने देख लिया था कि एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेशन में गिल कितना काम करता है। ओके, फिश में अगर आपको याद हो तो हमने एनिमल किंगडम में ऑलरेडी सारे एलिमिनेशन की प्रोसेस कैसी होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल्स में बेसिक मतलब थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया। हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स हम ह्यूमन का डिटेल में देखेंगे, बट हमने बेसिक आइडिया वहाँ पे ले लिया था एनिमल किंगडम में। ओके, एज एमोनियम आयन। सो बॉडी सरफेस और गिल सरफेस के थ्रू एमोनिया कैसे एक्सक्रीट होगा? एज एमोनियम आयन्स। ओके, किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। क्लियर? एमोनिया जो रिमूव करते हैं तो उसमें किडनी कोई पार्ट नहीं लेता है। ओके, यहाँ पे
अब टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। अब हमने देखा एमोनिया को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। चलो हमने देख लिया जो एक्वाटिक इंसेक्ट है, हमने जो पानी में ही रहते हैं एक्वाटिक एम्फीबियंस है, उन्होंने तो क्या कर लिया, उनके पास बहुत सारा वाटर, वो इजीली एमोनिया एक्सक्रीट कर पा रहे। अब टेरेस्ट्रियल, अब हम लैंड की बात करते हैं। ऑफकोर्स इतना सारा वाटर नहीं होता, हमारी बॉडी को चाहिए भी होता है वाटर, 70% वाटर चाहिए भी होता है। तो हमने क्या कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया। आपको पता ही होगा, अडेप्शन की थियरी आपने पढ़ी रखी होगी। ओके, हमने अडेप्ट कर लिया और क्या कर लिया, जो नाइट्रोजन वेस्ट एमोनिया बन रहा था, हमने क्या कर दिया, उसको यूरिया और यूरिक एसिड में एलिमिनेट करने लग गए। क्लियर? Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and called as ureotelic animals। अब आपको याद रखना है, जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। क्लियर? Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of this animal and released into the blood। अब क्या समझा आपने, एमोनिया तो बन ही रहा है। ओके, हमने इसमें देखा एमोनिया तो बन ही रहा है। एमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड टू यूरिया इन दिस लिवर। अब क्या हुआ, एमोनिया बन गया, फिर बाय मेटाबॉलिज्म एमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में। कहाँ पे हो रहा है कन्वर्ट, तो आपको याद रखना है, लिवर में। एंड रिलीज इनटू ब्लड विच इज फिल्ट्रेट एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। अब देखो यूरिया की बात हो रही है तो वहाँ पे किडनीज का रोल आया। हमने देखा था एमोनिया में किडनी कोई रिमूवल का पार्ट, कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं हो रहा है वहाँ पे। ओके, किडनीज का। अब यूरिया आया तो हमको याद रखना कि किडनी एक इम्पॉर्टेंट फिल्ट्रेशन का रोल कर रही है। क्लियर? क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ आपको यहाँ पे समझा रही हूँ मैं, एमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में। तो कहाँ होगा वो याद रखना है, लिवर में। क्लियर? लिवर से कहाँ गया, ब्लड में। क्लियर? ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू फिल्ट्रेशन के थ्रू कहाँ से, किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर? सम अमाउंट ऑफ यूरिया may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। ओके, कुछ अमाउंट में यूरिया किडनी के मैट्रिक्स में रहता है। क्यों? बिकॉज मेंटेन करना है उसको, हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी। क्लियर? रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। अब बात आई है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और कुछ इंसेक्ट, वो कैसे करते हैं, एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट एज यूरिक एसिड। क्यों? बिकॉज इसमें मिनिमल, हमने देखा था सबसे लीस्ट टॉक्सिक है और सबसे कम पानी ये लेते हैं। तो क्या किया, एज ए वो कैसे करते हैं, थोड़ा पानी, हमने देखा होगा आपको क्रो, आपने या देखा होगा एक्सक्रीटेड, वो कैसे करते हैं, एज ए पेस्ट, यानी थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा सॉलिड, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं उनको। ओके, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। क्लियर? हमने यहाँ पे 3 चीज़ें क्लियर की है। कौन सी, एमनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अब आपको याद रखना है कौन सी कैटेगरी में कौन से एनिमल्स आ रहे हैं। क्लियर? A survey of animal kingdom present a variety of excretory structure. In the most of invertebrate, this structure are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called as kidneys। अब हमने ऑलरेडी ये सब देख लिया एनिमल किंगडम में, फिर से यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने देखा था इनवर्टिब्रेट्स है, उसमें क्या था, एकदम सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म थे, सिर्फ ट्यूब्स थे। ओके, पर जैसे ही वर्टिब्रेट्स आए उनमें क्या है, एक पूरा ऑर्गन बन गया, किडनी। ओके, सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर। अभी हम थोड़ा बेसिकली ऊपर का ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे भी। ओके, प्रोटोनेफ्रिडिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटफॉर्म्स हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे, तो आपको याद रखना है प्लेटफॉर्म्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आपको कुछ भी आ सकता है, दोनों एमसीक्यू के ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, फ्लेम सेल्स भी आ सकते हैं तो प्रोटोनेफ्रिडिया भी आ सकते हैं। तो उसको आपको एग्जाम्पल में प्लेटफॉर्म याद रखना है। ओके, रोटिफेर, सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट। क्लियर?
सेफेलोकॉर्टेक्स में कौन सा, एम्फीसियल, क्लियर। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, ओके। इनका फंक्शन क्या है हमने वो देख लिया, तो मेनली कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ओके। प्रोटोनेफ्रिडिया की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं नेफ्रीडिया की, ओके। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सीडरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। प्रोटोनेफ्रिडिया के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, उसके बाद क्या आया, नेफ्रीडिया, ओके। वो क्या है, तो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म, मेन एग्जाम्पल क्या है इसका, अर्थवर्म्स एंड अदर एनिमल्स। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। ये क्या करता है, तो रिमूव करता है, क्या रिमूव करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, और क्या मेंटेन करता है, फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। क्लियर, किस किस की बात हो गई, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया की बात हो गई, फिर नेफ्रीडिया की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सीडरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। अगर आपने कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपको क्लियरली याद होगा उसके एक्सीडरी स्ट्रक्चर क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, क्लियर। अब हम वर्क देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे। मालफिजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ओके। Antennal glands or green gland perform the excretory function in the crustacean like prawns. Prawns में आपको एग्जाम्पल ग्रीन ग्लैंड और प्रॉन्स आपको याद रखना है, क्लियर। अब हम आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, क्या है वो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ह्यूमन्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको रीड करके बताऊंगी और एक यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा दूंगी, क्लियर। हमने क्या देखा, फर्स्ट क्या है, अ पेयर ऑफ किडनी, हमारे पास कितनी, 2 किडनी होती है, क्लियर, यहाँ पे दिख रही है सबको। अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर क्या होगा, जो ये पाइप जैसा है वो ब्लैडर तक लेके जा रहा है और यूरिन, उसको हम क्या बोल देंगे, यूरेटर, ओके। सो किडनी देखी, यूरेटर देखा, फिर यूरेटर जहाँ पे यूरिन को लेके जा रहा है वो क्या है, ब्लैडर, इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है, क्या है, ए पेयर ऑफ किडनी, यानी 2 किडनी है हमारे पास। अ पेयर ऑफ यूरेटर, दोनों किडनी में से क्या निकल रहा है, यूरेटर, और जो यूरेटर जहाँ पे यूरिन लेके जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। एंड अ यूरेथ्रा, जो यूरिन यहाँ पे ब्लैडर में जमा होगा वो इस ओपनिंग के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, क्लियर। आपको बेसिक पता चल गया, क्या है, किडनी है, अ पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और क्या है, यूरेथ्रा, क्लियर। 1 बाय 1 इन स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं किडनीज। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा। और आपको पता नहीं है तो हमारी वर्टेब्रा है जो वो ऐसे डिवाइड की हुई है, ऊपर की 7 सर्वाइकल, उसके बाद आती है thoracic 12, उसके बाद आती है लंबर, उसके बाद आती है सैक्रल, ओके। सो तो किडनी कहाँ पर सिचुएटेड है हमको वो देखना है, ओके। सो किडनी सिचुएटेड है बिटवीन लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब हम देखेंगे, जब हम ऐसे आप सीधे खड़े रहोगे तो किडनी आपके पीछे, एब्डोमेन के पीछे की साइड आएगी, ओके, फ्रंट में नहीं आएगी, आपको थोड़े डोर्सल साइड आएगी, क्लियर। ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, 2 to 3 सेंटीमीटर in thickness with an average width of 120 to 170 grams, clear, weight। सो हमने देख लिया उसकी लेंथ कितनी है, सो लेंथ कितनी है इसकी 10 to 12। फिर देखा हमने विड्थ कितनी है, सो 5 to 7, और उसकी थिकनेस अब हम टच करेंगे, जैसे आप अपनी स्किन को टच करोगे आपकी कितनी थिक है वो हमने किडनी में मेज़र किया तो कितना देखा, 2 to 3 सेंटीमीटर। और फिर एवरेज वेट देखा तो
120 to 170, ये सब में अलग अलग हो सकता है. ओके. Toward the center of inner concave surface of kidney is a notch called hilum. अब हाइलम का है तो देखो ये दिख रही है आपको, ये नॉच, यहाँ से जो यूरेटर निकल रहा है. ओके. सो वहाँ पे किडनी में एक नॉच होती है, यानी एक ओपन स्पेस होती है जहाँ से क्या होता है, यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर. क्लियर. किडनी में एंटर करेगी कैसे, तो इस हाइलम के थ्रू. ये एक ओपनिंग है, बाकी कहीं से तो किडनी ओपन नहीं है, तो यहाँ से क्या करेगी, सब नर्व वेसल, ब्लड वेसल, नर्व्स और यूरेटर एंटर करेंगी. क्लियर. Inner to hilum is a broad funnel shaped space called as renal pelvis with the projection called the calyx. अब आपको ये डायग्राम में यहाँ पे ये दिख रहे हो, हमने क्या कर दिया, ऐसे बीच में से किडनी को कट कर दिया. क्लियर. तो अब आपको ये वही मैं आपको भी एनलार्ज करके दिखाती हूँ. क्लियर. सो ये क्या है, एनलार्ज की हुई. सो पहले हमने क्या देखा, जो यहाँ ये क्या है, हाइलम, जहाँ से क्या, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर क्या करता है, एंटर होता है, और यहाँ पे नर्व भी होगी. ओके. यहाँ पे एब्सेंट है डायग्राम में, बट आपको यहाँ पे नर्व भी इमेजिन कर लेनी है. क्लियर. तो ये ओपनिंग बोल रहे हैं हम. क्लियर. अब देखो हम पढ़ेंगे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. तो आपको ये आउटर पार्ट दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा आउटर पार्ट. ये इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, कॉर्टेक्स. क्या बोलेंगे हम इसको, कॉर्टेक्स. क्लियर. आउटर पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स. फिर हम इनर पार्ट को बोलेंगे, जो इनर पार्ट है हम उसको बोलेंगे मेड्यूला. क्लियर. ये इनर पार्ट को हम, पूरे इनर पार्ट को हम बोलेंगे मेड्यूला. अब हम देखेंगे ये मेड्यूला पार्ट्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे पिरामिड्स बने हुई है. ओके. उसको हम बोलेंगे मेड्यूलरी पिरामिड. क्लियर. अब हम देखेंगे कि ये तो कॉर्टेक्स है, ये वाला पार्ट, और डार्क पिंक वाला क्या है, मेड्यूला है. तो हम देखेंगे कि ये कॉर्टेक्स क्या है, ऐसे अंदर तक जा रहा है. क्लियर. ऐसे कॉलन बना रहा है कॉर्टेक्स, बाहर वाला आउटर. उसको हम क्या बोलेंगे, आपको याद करना है, रीनल कॉलन. और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन ऑफ बर्निटी. अब ये सब मैं रीड करूँगी तो आपको समझ, पहले मैं ओवरव्यू दे रही हूँ तो आपको डायरेक्ट बाउंसर नहीं जाए, आपको कुछ तो समझ आए, फिर हम लास्ट में फिर से डायग्राम देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा डायग्राम. क्लियर. और अब मेन पार्ट जो हमने पढ़ा, क्या, रीनल पेल्विस. क्लियर. हमने क्या देखा, जो हाइलम के तो मेन पार्ट है वो क्या है, ये क्या है, रीनल पेल्विस. क्लियर. अब हम रीड करते, तो अब आपको बहुत क्लियर होगा आप रीड करोगे तो. इनर टू हाइलम हमने देखा, ब्रॉड फनल शेप है, कॉल्ड रीनल पेल्विस विद द प्रोजेक्शन कॉल्ड एज कैलेक्स. अब हम देखते डायग्राम में तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है ये, रीनल पेल्विस. क्लियर. रीनल और उसकी प्रोजेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, कैलेक्स है. ये प्रोजेक्शन जिसपे मेडुलरी पिरामिड अटैच है, देख रहे हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैलेक्स. किसका पार्ट है, रीनल पेल्विस की प्रोजेक्शन है. क्लियर. आई होप आपको इतना ही क्लियर हुआ होगा. द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल. ओके. जो अब किडनी है, किडनी एक पूरे आउटर कवरिंग से कवर है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल. इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. मैंने आपको दिखा दिया कि आउटर क्या है, कॉर्टेक्स, और इनर क्या है, मेड्यूला. द मेड्यूला इज डिवाइडेड. अब मेड्यूलरी पार्ट है वो कैसे डिवाइडेड है, इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस. वो मासेस बन गए अलग अलग. जो हमने क्या देखा, मेड्यूलरी पिरामिड्स देखा. पहले क्या पढ़ा हमने, आउटर क्या है, कॉर्टेक्स, इनर क्या है, मेड्यूला. फिर से हम डायग्राम में देख लेंगे, नो वरीज. ओके. प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेक्स देखा हमने, जो रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन है क्या था, वो कैलेक्स. उसके साथ क्या अटैच था, मेड्यूलरी पिरामिड. फिर से देख रहे हैं हम, फिर से देखो. ओके. फर्स्ट हमने क्या देखा, कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है. क्लियर. और इनर पार्ट क्या है, मेड्यूला. मेड्यूला ऐसे मासेस में अरेंज है. क्लियर. मासेस में, उस मासेस को हम क्या बोल रहे हैं, मेड्यूलरी
पिरामिड्स, जो किससे अटैच है, कैलिक्स से अटैच है। क्लियर? ओके। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेड्युलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स। अब हमने देखा जो ये कॉर्टेक्स है वो ऐसे अंदर तक जा रहा है, मेड्युलरी पिरामिड्स के बीच में, बीच का भी पार्ट है, वो तो है तो कॉर्टेक्स ही दिख रहा है सबको। डार्क पिंक वाला क्या है, मेडुला रीजन, और लाइट पिंक वाला ये वाला क्या है, जो ये अंदर तक भी जा रहा है वो क्या है, कॉर्टेक्स रीजन। तो ये जो अंदर ये कॉलम्स बना रहा है ऐसे दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, रीनल कॉलन, और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्नीटी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्लियर? ये बात हो गई पूरी क्लियर, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अब क्लियर हो गया। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब एक हर किडनी के पास, कैसे अभी हमारे पास 2 किडनी है, ओके, हम एक किडनी की बात करेंगे तो एक किडनी के पास 1 मिलियन क्या है, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन्स। छोटे छोटे, ऑफकोर्स आप समझो एक किडनी के अंदर कितनी है किडनी, हमने देखा 120 ग्राम्स की किडनी, ओके, हमने साइज देखी उसकी, ओके। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन क्या है, नेफ्रॉन्स है। तो आपको ऐसे ही आइडिया हो गया होगा कि वो कितने छोटे होंगे, ऑफकोर्स, ओके। विच आर फंक्शनल यूनिट, जो भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं वो कौन करते हैं, मेनली कौन करेंगे, मेनली नेफ्रॉन्स। ईच नेफ्रॉन्स हैज़ 2 पार्ट्स। अब हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, नेफ्रॉन। ये किडनी यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर फिनिश हो गया, अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन, ओके। जो 1 मिलियन है तो ऑफकोर्स कितना छोटा है आप अंदाजा लगा सकते हो। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। हम डायग्राम में साइमल्टेनियसली देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट आपको दिख रहा है जो रेड कलर में, ओके, क्या है वो, ग्लोमेरुलस। ये रहा आपको, ये राउंड के अंदर जो मैंने सर्कल के अंदर आपको दिख रहा है वो क्या है, ग्लोमेरुलस। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर आपको, क्या है, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। जो येलो में है वो क्या है, ट्यूब्यूल पार्ट, और जो रेड में है वो क्या है, ग्लोमेरुलस। क्लियर? एक बार डायग्राम में फिर से आप देख लो, ये क्या है, रेड पार्ट, ग्लोमेरुलर, और जो ये पूरा येलो पार्ट है वो क्या है, ट्यूब्यूल पार्ट। क्लियर? तो फर्स्ट हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलर इज स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज। ऑफकोर्स रेड कलर में है तो वो क्या है, कैपिलरीज, कुछ ऐसे उलझी हुई कैपिलरीज, स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज यानी ऐसे गुच्चा, ओके। फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अब आपको याद हो तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा था हाइलम के थ्रू क्या एंटर करती है, रीनल आर्टरी। अब यहाँ से क्या, अभी ये ग्लोमेरुलस कैसे बना, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे एफरेंट आर्टियोल्स आ रही है, किसकी ब्रांच है, जो रीनल आर्टरी की आ रही है, और यहाँ पे ऐसे पूरा एक गुच्चा बना दे रही है। तो बना कौन रहा है, एफरेंट आर्टरियोल से क्या बन रहा है, ग्लोमेरुलस। क्लियर हो रहा है आपको, सबको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल आ रही है और अंदर पूरा टफ्ट बना दे रही है। क्लियर? क्लियर? ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय एन एफरेंट आर्टरियोल। अब हमने देखा एफरेंट आर्टरियोल क्या, यहाँ पे ब्लड ला रही है, ओके, और वहाँ से लेके कौन जा रही है, तो एफरेंट आर्टरियोल। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि एफरेंट आर्टरियोल ब्लड ला रही है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना रही है, देन वहाँ से ब्लड लेके कौन जा रही है, तो एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर? द रीनल ट्यूब्यूल। अब बात हो गई ग्लोमेरुलस की फिनिश, अब हम आते हैं ट्यूब्यूल पे। 2 पार्ट थे ना नेफ्रॉन के, ओके। The renal tubules begin with a double wall cup-like structure called Bowman capsule, which enclose the glomerulus. कैसे, क्या बात हुई इसमें, अब आप देखो ये बाउमैन कैप्सूल्स है, ओके, येलो पार्ट है जो, वो क्या है, बाउमैन कैप्सूल। कैसा है, ऑफकोर्स डबल वॉल्ड है, सबको दिख रहा है। क्लियर? कप लाइक स्ट्रक्चर है, विच एंक्लोज द ग्लोमेरुलस, ऑफकोर्स कवरिंग बना दी ग्लोमेरुलस की, ओके।
Glomerulus along with the Bowman's capsule is called as Malpighian body और renal corpuscle। अब आपको कोई बोले renal corpuscle क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, Glomerulus प्लस Bowman capsule दोनों मिला के क्या बनाएंगे, renal corpuscle, उसको हम और क्या बोलेंगे, Malpighian body। क्लियर। अब हमने ये ऊपर वाला पार्ट, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि क्या है। अब वही हम नीचे जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल का, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, बाउमन कैप्सूल इतना देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क कॉल्ड एक्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हमने देखा ये जो येलो वाला बाउमन कैप्सूल है वो आगे बढ़ रहा है, क्लियर, ऐसे आगे बढ़ रहा है, देखा, तो आगे बढ़ रहा है, उस पार्ट को हमने क्या बोला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल क्यों, बिकॉज वो नज़दीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब भी क्या होता है, नज़दीक, डिस्टल का दूर, क्लियर। हमने क्या नाम रखा है इसका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्लियर। उसको हम और क्या बोलेंगे, PCT। A hairpin shaped Henle loop is the next part of the tubule which is descending and which has a descending and ascending limbs। चलो ये भी क्लियर कर लेते हैं। अब हम हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सबने देख लिया। अब इतना तो वो हो गया, अब वो आगे बढ़ के कौन सी स्ट्रक्चर, एक हेयर पिन जैसा ऐसे यू शेप का क्या बना दिया उसने, हैनले लूप, क्लियर। अब हैनले लूप में ये जो ये है येलो वाला पार्ट पे आपको फोकस करना है, ओके। हैनले लूप है, उसके पास दो पार्ट्स है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप मतलब जो नीचे आ रही है, ओके, वो क्या है, डिसेंडिंग लूप, और जो ये से ऊपर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब, क्लियर। तो दो लिम्ब हो गई। अभी आपको कहाँ तक क्लियर हुआ स्ट्रक्चर, आपने बाउमन्स कैप्सूल देखना, आपने PCT देखा, फिर आपने पूरा ये लूप देख लिया। लूप के बाद क्या आ रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्लियर। क्या समझे, पहले प्रॉक्सिमल नाम दिया क्योंकि वो बाउमन कैप्सूल के नियर है, और डिस्टल यानी दूर, तो हमने क्या नाम दिया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे जो भी इसके अंदर यूरिन या हम देखेंगे, फॉर्मेशन तो हम पूरा देखेंगे, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, फिर वो किस में कंटिन्यू हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, ओके। यहाँ पे सब कुछ कलेक्ट होगा, क्लियर। अब हमने क्या समझा, हम पूरा फिर से समझते, ट्यूब्यूल पार्ट हम फिर से समझ रहे, ओके। देखा हमने बाउमन कैप्सूल, उसके बाद क्या कंटिन्यू हो रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद यू शेप का हैंडलेस लूप, उसके बाद क्या देखा हमने, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सब लास्ट में किस में कलेक्ट हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में, क्लियर। स्ट्रक्चर क्लियर आपको, ट्यूब्यूल पार्ट येलो वाला तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देख लिया हमने। द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब, हमने देख ली, कनेक्टिंग डक्ट लास्ट में जो थी, मैनी ऑफ विच converge and open into the renal pelvis through medullary pyramid in the calyx। हम ये भी डिटेल में देखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन आपको लास्ट वाला पता है, मुझे लाइन आपको समझ में कम आई होगी, ओके। द माल्फिजियन कॉर्पस्कल PCT, माल्फिजियन कॉर्पस्कल क्या था, अब याद करो क्या था, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन कैप्सूल, PCT एंड DCT यानी डिस्टल, ओके, ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। अब हमने देखा था किडनी में क्या कॉर्टेक्स होता है और मेड्यूला होता है, क्लियर। तो माल्फिजियन कॉर्पस्कल PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन, जो ऊपर वाले पार्ट है हमने देखा, क्या देखा हमने, ऐसे बाउमन कैप्सूल देखा, उसके बाद हमने कंटिन्यू क्या देखा, ये क्या हो रहा है, PCT, उसके बाद ऑफकोर्स ये वाला पार्ट तो नीचे चला जा रहा है हैंले लूप का, क्लियर। उसके बाद कंटिन्यू क्या हो रहा है, DCT, क्लियर। तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे इसको, तो ऊपर वाला पार्ट है वो कॉर्टिकल रीजन में होगा और नीचे वाला पार्ट होगा मेड्यूला रीजन में। मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, ओके, समझो, यहाँ से ऐसे कर दिया हमने, ओके। तो ये सारे जो नेफ्रॉन्स के ऊपर वाले पार्ट है वो कॉर्टिकल रीजन में होंगे, क्लियर, और नीचे वाले मेड्यूला में,
ओके। The Malpighian corpuscle PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of kidney. देखा हमने ये सब कैसा cortical region में था. Whereas loop of Henle कहाँ पे है? Medulla में. In the majority of nephrons, the loop of Henle is too short. अब हम देखेंगे कि किसी किसी में क्या होगा, किसी किसी मतलब मेजोरिटी में क्या होगा, जो ये लूप है यू शेप वाला वो बहुत छोटा होगा. क्लियर. तो मेडुला में बहुत थोड़ा सा ही जाएगा. ओके. उसको उस नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. फिर से रीड करो. इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप्स ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटल इनटू द मेडुला. वैसे नेफ्रॉन्स को हमने क्या बोला? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो ज़्यादा बॉडी किस में है? कॉर्टिकल रीजन में. इन सम ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग. अब देखेंगे किसी किसी में तो बहुत लॉन्ग है. ओके. डीप तक जाता है मेडुला के. उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे नेफ्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम? juxtamedullary nephrons. This nephron are called as juxtamedullary nephrons. Clear? The efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. अब आप बोलोगे कि हमने येलो वाला पार्ट तो दे दिया और हमने पर वहाँ पे जो हमने ग्लोमेरुलस बोला रेड वाला, तो कैपिलरीज तो हमने वहाँ पे ही बंद कर दी. तो हम अब देखेंगे A minute vessels of this network runs parallel to the Henle loop forming a U-shaped vasa recta. चलो फिर से डायग्राम में देख लेते हैं. रेड वाला पार्ट भी तो क्लियर करना है ना, येलो वाला तो हो गया. सो आप देखोगे कि ये जो येलो वाला पार्ट है उसके साथ रेड वाला भी आ रही है. कैपिलरीज तो उसके साथ साथ ही है, देखा, पर इतने ही रीजन में. तो ये यू वाला पार्ट है जो हेनले लूप के साथ जो कैपिलरीज जुड़ी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? वाजा रेक्टा. क्लियर? क्या बोलेंगे? वाजा रेक्टा. अब आपको आई होप ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ होगा. ओके. वाजा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. हमने देखा था क्यों बिकॉज देखा था कि हेनले लूप कहाँ होता है? यूजुअली मेडुलरी रीजन में होता है. क्लियर? तो वाजा रेक्टा भी कहाँ होगा? उसके साथ साथ चल रहा है वाजा रेक्टा, तो क्या होगा? मेडुलरी रीजन में. तो हम क्या बोलेंगे? वाजा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. क्लियर? सो अब हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन. सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नेमली glomerular filtration, reabsorption and secretion that take place in the different parts of the nephron. अभी हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एकदम क्लियरली पढ़ लिया. अब हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन. तो इसमें 3 मेन प्रोसेस होती है. कौन सी? तो फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है सीक्रेशन. हम उसको 1 by 1 देखेंगे. तो हम अब फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट स्टेप. The first step in the urine formation is the filtration of the blood. पहले जैसे ब्लड होता है उसको फिल्ट्रेट करेंगे. ओके. जैसे छानते हैं समझो, ऐसे फिल्ट्रेशन करेंगे. ओके. विच इज कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस. तो ये स्टेप कहाँ पे होगा? फर्स्ट स्टेप है जो यूरिन फॉर्मेशन का, क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. तो ये कहाँ पे होगा? ग्लोमेरुलस में. इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इट and is called as glomerular filtration. Okay. On an average 1100 to 1200 ml of blood is filtrated by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pump out by each ventricle of the heart. अब अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में ब्लड पढ़ा था, तो हमने उसमें हार्ट डिटेल में पढ़ा था. तो हमने उस पर पढ़ा था स्ट्रोक वॉल्यूम. तो कितना था स्ट्रोक वॉल्यूम? सबको याद होगा. ओके. कितना? 5 लीटर्स. ओके. तो ये कितना हुआ यहाँ पे? ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेट बाय किडनी. तो उसका रफली कितना हुआ? 1/5. ऑफकोर्स 1/5 होगा ना 1000 के अराउंड. ओके. हमने यहाँ पे रफली बोला है. ओके. The glomerular capillary blood pressure causes the filtration of the blood through 3 main layers. ओके. सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे होगा? तो मेनली ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर का इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? 3 लेयर्स के थ्रू होगा। तो वो पहले हम देखेंगे कौन सी 3 लेयर है। फर्स्ट है द एंडोथेलियल ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, अभी अभी हमने रीड किया है नेफ्रॉन का, फिर से हम देख लेते हैं। तो वहाँ पे क्या था, ग्लोमेरुलस था और उसकी कवरिंग क्या थी, बाउमेन्स कैप्सूल। फिर से हम देख लेते हैं, ये एनलार्ज किया हुआ है। क्लियर? क्या है ये, बाउमेन कैप्सूल। ये क्या है, ग्लोमेरुलस। क्लियर? और इसके बीच की स्पेस को हम बोलेंगे बेसमेंट, वो भी हम क्लियर करते। ठीक है? तो फर्स्ट क्या है, 3 लेयर्स में से फर्स्ट लेयर कौन सी है, द एंडोथेलियल ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। द एपिथेलियल, फर्स्ट हमने देखा ग्लोमेरुलर की ब्लड वेसल है, ठीक है, ग्लोमेरुलस की ये ब्लड वेसल से फर्स्ट लेयर ये बन गई। क्लियर? अब सेकंड लेयर कौन सी है वो देखनी है, द एपिथेलियल ऑफ द बाउमेन कैप्सूल। अभी बाउमेन कैप्सूल का है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सेकंड लेयर। और अब इनके बीच में एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स। तो अभी आपको 3 लेयर क्लियर हो जानी चाहिए ये डायग्राम में से। क्लियर? कौन सी 3 लेयर? सो फर्स्ट एंडोथेलियल किसकी, ब्लड वेसल्स की यानी ग्लोमेरुलस की, और फिर एपिथेलियम किसकी, बाउमेन कैप्सूल की, और फिर आती है थर्ड बेसमेंट इन दोनों के बीच में। तो ये 3 लेयर हो गई। क्लियर? आई होप आपको ये डायग्राम और ये तीनों लेयर क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल्स कॉल्ड पोडोसाइट। अब हमने देखा कि एक लेयर कौन सी थी, एपिथेलियम ऑफ बाउमेन कैप्सूल था, ठीक है, तो उसको हम पोडोसाइट बोलते हैं। ओके, एपिथेलियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट, आर अरेंज इन एन intricate manner so as to leave some minute space called filtration slits or slit pore। अब इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। वो ऐसे अरेंज है ना, ऐसे अरेंज है, तो बीच में इनकी कुछ स्पेस रह जाती है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स। क्लियर? Blood is filtrated so finely through these membranes and almost all the constitution of plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule। अब क्यों सारे कंस्टिट्यूट तो पास हो रहे हैं, बिकॉज प्रोटीन कैसे होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स है यानी बड़े मॉलिक्यूल है, तो वो इजीली पास नहीं कर पाएंगे। ओके, अब छन्नी है, छन्नी हम कुछ भी छानते तो ऑफकोर्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल तो नहीं पास हो पाएंगे उसमें से। तो सारे कंस्टिट्यूट प्लाज्मा में हमने देखा, अभी प्लाज्मा रीड किया था। ओके, लास्ट लेक्चर में ही पूरा प्लाज्मा हमने रीड किया है। तो प्लाज्मा में जो भी कंस्टिट्यूट थे एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, सारे के सारे कैसे पूरे इससे फिल्ट्रेट हो जाएंगे। ओके, एक्सेप्ट क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर? The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called as glomerular filtration rate। ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो क्या समझना है हमको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट। ओके, GFR is a healthy individual is approx 125 ml per minute। ओके, पर मिनट कितना GFR होता है, तो हमको याद रखना है 125 ml। ओके, तो दिन में कितना होगा, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, 24 आवर्स में कितना होगा, ठीक है, तो कितना होगा 180 लीटर्स। क्लियर? यह क्वेश्चन आ सकता है, सो ध्यान से पढ़ना इसको। द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर दिस रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, ये पूरी ऑफकोर्स किडनी बनी किसके लिए है, ये पूरी फिल्ट्रेशन के लिए बनी हुई है। ओके, इसका मेन फंक्शन ही वही है। One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus। अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले, JGA। ओके, JGA शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, juxtaglomerular apparatus को JGA। ओके, JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the distal
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आपको पता है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहाँ पे है, ओके। एंड द एफरेंट आर्टियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। अब आपने देखा होगा फर्स्ट क्या था, अब जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे क्या है, क्या बनता है, मॉडिफिकेशन से ये पूरा एपरेटस बनता है। अब ये एपरेटस का मेन काम क्या है, आप वो सोच रहे हो हाँ ठीक है बन गया, हम पता है कि जेजी है, तो उसका मेन काम क्या है। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। अब क्या होगा, जब जीएफआर कम हो जाएगा, जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अब वो रेट कम हो जाएगा यानी वो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, ओके। क्या हो गया, लेस जीएफआर। क्लियर, इतना क्लियर हो रहा है आपको। वो क्या करेगा, जेजी सेल्स को रिलीज करेगा, ओके, जेजी सेल को एक्टिवेट करेगा और वो रिलीज करेगा रेनिन, ओके। रेनिन क्या करेगा, रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर, अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, किडनी के पास क्या करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, क्या करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, तो ऑफकोर्स क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। अब फिर से हम समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ, जीएफआर लो हो गया, ओके। जेजी सेल्स के थ्रू क्या रिलीज हुआ, रेनिन। जीएफआर कम हुआ तो उसने जेजी सेल को एक्टिवेट कर दिया, क्लियर। उसने क्या रिलीज किया, रेनिन। उसने क्या किया, इंक्रीज ब्लड फ्लो। अगर आपको चार्ट बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो, ओके। इंक्रीज ब्लड फ्लो, फिर क्या हुआ, इंक्रीज जीएफआर। तो अभी देखा आपने, जब हमारी बॉडी में जीएफआर कम होता है यानी फिल्ट्रेशन कम होने लगता है तो वो फिर से बढ़ता कैसे, नॉर्मल कैसे होता है, ओके। अ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे with that of urine release suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed। अब आप देखोगे, अभी हमने देखा कि एक डे में कितना बन रहा है, जीएफआर कितना है, 180 लीटर्स। तो क्या हम 180 लीटर्स क्या हम 180 लीटर एक्सक्रीट करेंगे यूरिन के फॉर्म में, एक दिन में हम क्या 180 लीटर्स निकालेंगे बॉडी में से वाटर, तो हमारा ऑफकोर्स हमारे बॉडी में कुछ बैलेंस ही नहीं होगा, क्लियर। तो उस वजह से बन तो जाता है 180 लीटर्स, क्या फिल्ट्रेशन होता तो है, बट वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्लियर। इसलिए अब फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब सेकंड स्टेप पढ़ेंगे रीएब्जॉर्प्शन। अगर हम कंपेयर करें, अ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय पर डे तो 180 लीटर्स बन रहा है, बट यूरिन कितना हम पर डे में रिलीज करते हैं, 1.5 लीटर्स। तो हमको पता चलता है कि नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीएब्जॉर्ब, ओके। क्या होगा इसमें, 99% तो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, किससे, रीनल ट्यूब्यूल से। अब आपको ट्यूब्यूल्स तो पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होगा, हमने सारे ट्यूब्यूल्स पढ़ लिए अभी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीएब्जॉर्प्शन। तो सेकंड प्रोसेस कौन सी हुई, रीएब्जॉर्प्शन। The tubular epithelium cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism, okay। नेफ्रॉन के अंदर डिफरेंट ट्यूब्स है, हमने देख लिया, पीसीटी, डीसीटी, कनेक्टिंग ट्यूब हमने सब देख लिया, ओके। तो एक्टिवली या पैसिवली, अगर आपको एक्टिव और पैसिव भी इजीली अभी आपको समझ आ रहा होगा, ओके। एक्टिवली या तो पैसिवली ये पूरा रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लियर। For example, substances like glucose, amino acid, sodium in the filtrate are reabsorbed by active mechanism. Okay, कौन से सब्जेक्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ये सोडियम आयन ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं, ओके। वेयर एज द नाइट्रोजनस फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। Reabsorption of water also occur पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। इनिशियल सेगमेंट में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन पैसिवली हो जाता है, क्लियर। अब आपको एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस नहीं पता हो कैसे एब्जॉर्प्शन होता है तो इसकी मेरी डिफरेंट वीडियो भी है, ओके। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड एमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। अब हमने देखा रीएब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, अब थर्ड स्टेप क्या था, याद करो, थर्ड स्टेप क्या था, सीक्रेशन, क्लियर।
तो क्या होता है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स क्या क्या सीक्रेट भी करता है, क्या क्या, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, एमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ओके, ये क्यों सीक्रेट करता है, बिकॉज हमारी बॉडी में आयोनिक और पीएच मेंटेन करने के लिए। क्लियर। ट्यूबुलर सीक्रेशन इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन एज इट helps in the maintenance of the ionic and acid balance of the body fluid. Of course प्रोटॉन, अगर ये हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स एसिड बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओके, एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाएगा। एमोनिया तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो ये सब क्या हेल्प कर रहे हैं, इसको सीक्रेट करके, यानी सीक्रेट करेगा तो ये यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा, इसलिए ट्यूब्यूल में फिर से सीक्रेट कर देता है। क्लियर। इसमें क्या होगा, हमारी बॉडी में आयोनिक और एसिड बेस बैलेंस बना रहेगा। क्लियर। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आपको स्ट्रक्चर तो याद ही होगा। ओके, अभी हम इसका फंक्शन देखेंगे। पीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ओके, उसमें क्या है, यहाँ पे ऐसे ब्रश बॉर्डर, ये किससे लाइन है, ब्रश बॉर्डर, ये मैंने तो दूर दूर बनाया, ये बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। ओके, किससे लाइन है, तो आपको याद रखना है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो क्यों, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। हम अभी देखेंगे कि 70 to 80% यहाँ से ही रीअब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ से, पीसीटी से। सो ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में वो क्या करेगी, सरफेस एरिया बढ़ा देगी। ऑफकोर्स सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो रीअब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। Nearly all of the essential nutrition, 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed by this segment. Clear? यहाँ पे 70 to 80% reabsorption कहाँ होता है, essential substance का, PCT में. Clear? PCT also helps to maintain the pH and the ionic balance of the body by selectively secretion of हाइड्रोजन आयन एंड एमोनिया। अब पीसीटी का फंक्शन सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन करने का नहीं है, वो क्या करती है, सिलेक्टिव सीक्रेशन करती है। किस किस का, हाइड्रोजन आयन का और एमोनिया का। अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब पीसीटी क्या कर रही है, किसका किसका सीक्रेट कर रही है, सीक्रेट कर रही है मतलब ट्यूब्यूल्स के अंदर रहने दे रही है। ओके, बाहर से दे रही है, और एब्जॉर्ब कर रही है यानी ट्यूब्यूल से लेके बॉडी को दे रही है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। फर्स्ट हम पीसीटी को क्या देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं। ओके, सबको दिख रहा है यहाँ पे पीसीटी, ये है पीसीटी। क्या देखा हमने, क्या सीक्रेट कर रही है, हाइड्रोजन आयन और एमोनिया सीक्रेट करी, यानी ट्यूब्यूल्स के अंदर ही रहने दे रही है। ओके, अंदर दे रही है ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो बाहर जाके आगे तो इसका प्रोसेस होने वाला है। पर आप यहाँ पे क्या दिखा है, सीक्रेट होना यानी क्या, ट्यूब्यूल्स के अंदर जाना। ओके, एब्जॉर्ब यानी क्या, यहाँ से ट्यूब्यूल्स के अंदर से एब्जॉर्ब होके वो बॉडी को दे देगी या तो स्पेस में रखेगी। क्लियर। तो बाइकार्बोनेट, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और पोटेशियम क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्लियर, पीसीटी क्लियर। अब हम देखेंगे हेनलेस लूप। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स ascending limb. However, this region play an important significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. अब देखा हमने, ज़्यादा तो पीसीटी में हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हेनले लूप में मिनिमम होगा। बट हेनले लूप क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, तो मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी रीजन। अब ये नेफ्रॉन के बाहर क्या होगा, अब ये नेफ्रॉन, ये हेनले लूप है। ठीक है, हमने देखा ये हेनले लूप यूजुअली ये कहाँ पे, मेडुला में है, तो क्या हेल्प करता है, वहाँ की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। क्लियर। अब हम फंक्शन पढ़ लें इसका। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग देख सकते हैं हम। ओके, दिखा, वाटर क्या हो रहा है यहाँ पे, रीएब्सॉर्ब हो रहा है। क्लियर। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इनपरमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट वहाँ से डिसेंडिंग लूप में से पास, लिम्ब में से पास नहीं हो सकता, सिर्फ क्या, वाटर पास हो सकता है। दिस
कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। कॉन्सेंट्रेट यानी क्या, ऑफकोर्स वाटर वाला पार्ट कम हो गया तो अंदर क्या बचेगा, सॉल्यूट पार्ट ज़्यादा बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। क्लियर। द असेंडिंग लिम्ब इज इनपरमिएबल टू वाटर बट ऑल्सो अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली। अब ये क्या हुआ, ऑपोजिट हो गया। किससे ऑपोजिट हो गया, तो डिसेंडिंग लिम्ब से। असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, वो इम्परमिएबल टू वाटर है, ओके, बट इलेक्ट्रोलाइट का क्या, इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट इजीली कर लेती है। ये क्यों होता है, एक लिम्ब उल्टा काम कर रहा है, एक लिम्ब सीधा, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा तो ही तो पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। अभी हम वो पढ़ेंगे आगे, इसके बाद वही टॉपिक है, ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी हम देखेंगे एक लिम्ब ने पानी वाटर कम कर दिया, एक ने ज़्यादा कर दिया, ओके, वाई देखेंगे हम। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of electrolyte. अब हम देख लेते हैं क्या, ascending, ओके, ascending ऊपर 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 जा रहा है, ओके, ये क्या है, impermeable to water, ओके, यहाँ पे देख लिया था हमने, सॉल्यूट बढ़ गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर सबको इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस। अभी कंडीशनल क्यों, बिकॉज जब हमारी बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से ये काम करेगा कि हमको वाटर ज़्यादा चाहिए बॉडी में, तो ये जल्दी जल्दी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ओके, क्लियर, जो हमारी बॉडी की नीड्स है। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ion and ammonia to maintain the pH balance। अब DCT ऐसा है ना, जब उसको काम पड़ेगा कि हाँ हमारी बॉडी को ये ज़रूरत है तो मैं ये कर दूंगा। क्लियर, क्या क्या कर सकता है, और तो वो बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और सिलेक्टिव सीक्रेशन कर सकता है, किसका, हाइड्रोजन और पोटेशियम का। ये सब क्यों करेगा, बिकॉज हमारी बॉडी में पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस करने के लिए हमारी ब्लड में। क्लियर। अब हम देख लेते हैं लास्ट, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। ऑफकोर्स कलेक्टिंग डक्ट कितनी लॉन्ग है देख सकते हैं हम। क्लियर, तो ये कॉर्टेक्स में भी है, मेड्यूला में भी है, ओके। अब मेन देखेंगे हम, उसका मेन फंक्शन भी तो देखना है हमको। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। ऑफकोर्स हमने देखा फिल्ट्रेशन तो कितना हो रहा है, तो हमको वाटर रीअब्सॉर्प्शन तो करना ही पड़ेगा टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यानी क्या, जिसमें सॉल्यूट पार्ट ज़्यादा है। दिस सेगमेंट अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया into the medullary intestine to keep up the osmolality। अब हमने पहले भी रीड किया था कि पूरा यूरिया हमको एक्सक्रीट नहीं कर देना है, कुछ अमाउंट में हम बॉडी में ही रखते हैं। क्यों, हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। क्लियर, इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ द प्रोटॉन एंड पोटेशियम, ओके। और क्या कर सकता है ये, सिलेक्टिव सीक्रेशन कर सकता है, किसका, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का। क्लियर। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अब हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हमने सुना, ऑफकोर्स उसमें सॉलिड पार्ट ज़्यादा है, तो कैसे, ओके। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ऑफकोर्स मैमल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है। क्यों हमको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ऑफकोर्स हम इतना रेगुलर बेसिस पे वाटर लॉस हमारी बॉडी से नहीं कर सकते, इसलिए हमको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही पास करना पड़ता है, ओके। द हैनलेस लूप एंड वाजा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, ओके। हैनलेस लूप और वाजा रेक्टा इम्पोर्टेंट। अभी हमने देखा था कि हैंडलेस लूप के साथ साथ ही क्या चलता है, वाजा रेक्टा। क्लियर। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड थर्स फॉर्म अ काउंटर करंट। अभी हमने देखा था, ओके, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो फ्लो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है, ओके।
द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वाजा रेक्टा इज ऑल्सो, अभी हमने देखा था हेनले लूप के साथ ही वाजा रेक्टा चल रहा है, तो वो भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी क्या, काउंटर करंट प्रोड्यूस करेगी. ओके, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary intestinum. अब हमको समझना है कि अभी देखिए हमने प्रॉक्सिमिटी यानी क्या, हेनलेस लूप और वासा रेक्टा एकदम नज़दीक नज़दीक है. ओके, एज वेल एज द काउंटर करंट इन दैम हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स द. अब हम देखेंगे ये बिकॉज ऑफ काउंटर करंट और उनकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी में बढ़ती है. कहाँ पे जाने के लिए, अब हमने देखा इनर मेडुलर इंटेस्टिनम, वो क्या है पहले आप समझोगे वो क्या है. तो अभी हमने देखा मेडुलरी रीजन है, ऑफ कोर्स यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं. ओके, ये मेडुलरी रीजन है, जो ये बाहर है ना उसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनम. ओके, क्लियर, बाहर का एरिया, नेफ्रॉन के बाहर का एरिया. क्लियर, फ्रॉम 300 m, अभी देखो फर्स्ट कॉर्टेक्स में कितनी है, ऑस्मोलैरिटी की बात हो रही है. क्लियर, कॉर्टेक्स में कितनी है 300 टू अबाउट 1200 इन द इनर मेडुला, और मेडुला में कितनी हो जा रही है 1200. तो हमको क्या करना है, मतलब क्या, जितना सॉल्यूट ज़्यादा उतनी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा, इतना क्लियर रखना है आपको. क्लियर, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय द, तो वो सॉल्यूट पार्ट कौन सा है, तो ग्रेडियंट किससे यूजुअली कॉज हो रहा है, NaCl एंड यूरिया से. क्लियर, कौन मेंटेन कर रहा है, तो NaCl एंड यूरिया. चलो फिर पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ. क्या बोला हमने, कॉर्टेक्स में कितनी है 300 ml, और नीचे आते आते कितनी हो जाती है, मेडुला में 1200. यानी क्या हुआ, यानी सॉल्यूट पार्ट बढ़ गया. क्लियर, यहाँ पे सॉल्यूट पार्ट कम था ऊपर. क्लियर, अब आप बोलोगे ये दो स्ट्रक्चर क्यों है, तो ये है वाजा रेक्टा, हमने इसको अलग अलग करके दिखाया है. ये है नेफ्रॉन यानी ट्यूब्यूल्स. क्लियर, NaCl is transported by the ascending limb of the Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of the vasa recta. चलो हम किसकी बात कर रहे हैं, सो फर्स्ट हम डायग्राम देख लेते तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो ये क्या है, असेंडिंग लूप लिम्ब, ये क्या है डिसेंडिंग लिम्ब. क्लियर, नेफ्रॉन का यानी किसका, हेनलेस लूप का. क्लियर, ये है वाजा रेक्टा, ये क्या है इसका असेंडिंग, ये क्या है डिसेंडिंग. क्लियर, पहले क्या हुआ, यहाँ से NaCl आया, क्या है ये, तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से NaCl आया तो किसी का ये कहाँ चला गया, किस में चला गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ वाजा रेक्टा. अभी आप रीड करोगे तो फिर आपको क्लियर होगा. क्लियर, कहाँ चला गया, डिसेंडिंग लूप में वाजा रेक्टा के, यहाँ से जाएगा और फिर से ये कहाँ आ जाएगा, इंटेस्टिनम में आ जाएगा. ये स्पेस क्या है, मेडुलरी इंटेस्टिनम. ओके, फिर से यहाँ आ जाएगा. ऐसे मेंटेन करते हैं ये NaCl का लेवल. क्लियर, चलो रीड कर लेते हैं. क्या देखा हमने, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप. देखा हमने असेंडिंग लूप में किसके साथ एक्सचेंज हो रहा था, वहाँ से निकल रहा था, कहाँ चला जा रहा था, डिसेंडिंग लिम्ब में, किसे, वाजा रेक्टा के. NaCl इज रिटर्न टू द इंटेस्टिनम, इंटेस्टिनम में वापस आ जा रहा था, कैसे, असेंडिंग पोर्शन के वाजा रेक्टा के. क्लियर, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग limb of the Henle's loop, which is transported back to the intestinum by the collecting tubule. Okay, अब यूरिया कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, हमने अभी पढ़ा है वो, by collecting tubule. Clear, the above described transports of substance facilitate. अब आप बोलोगे इतना सब क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें क्या करना है हमको, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मेंटेन करना है, तो ही फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, तो ही ग्रेडियंट पॉसिबल है. ओके, ग्रेडियंट डेवलप होना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट. अगर आपने प्लांट वाला पढ़ा होगा पूरा प्रोसेस. ओके, ग्रेडियंट इज मस्ट. ओके, द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेस लूप एंड वाजा रेक्टा इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म. क्लियर,
ये क्या करता है? दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कहाँ पे मेंटेन करने के? इन मेडुलरी इंटेस्टिनम. प्रेजेंस ऑफ such interstitial gradient helps in a easy passage of water from the collecting tube, therefore concentrating the filtrate. Of course reabsorption करना important है, तो easy passage होता है collecting tubule से easily reabsorb हो जाए. फिर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया हमारी बॉडी में, तो सॉल्यूट पार्ट फिल्ट्रेट में बढ़ जाएगा. क्लियर? फिल्ट्रेट यानी क्या बना लास्ट में? यूरिन, जो हम एक्सक्रीट करने वाले. Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate. Of course पहले क्या था? कॉर्टेक्स में 300, लास्ट में ऑस्मोलिटी कितनी हो गई उसकी? 1200. ओके, यहाँ से ही पता चलता है 4 टाइम कैसे हुआ. ओके. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. अब हम देखेंगे रेगुलेट कैसे होता है. ओके, ये सारे फंक्शन रेगुलेट कैसे हो रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि GFR कम है, ज़्यादा है, कैसे. ओके, सब देखेंगे अब यहाँ पे. द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज़ एफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक. तो यहाँ पे रेगुलेट करने में कौन हेल्प कर रही है? मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी हार्मोन मेंटेन कर रहा है. क्लियर? इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस. अब कौन से ऑर्गन्स और कौन से पार्ट इन्वॉल्व है किस चीज़ में? ये रेगुलेशन करने में. क्लियर? हाइपोथैलेमस, कौन से एपरेटर? जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस हमने देख लिया. टू सर्टेन, और कहीं कहीं पे भी हार्ट भी देखेंगे अब. ओके. ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन. ओके, हमारी बॉडी में क्या होते हैं? ऑस्मोरिसेप्टर होते हैं. तो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट कब हो गए? जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, या तो बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा. क्लियर? या तो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर? ये क्या होगा? यहाँ पे जब भी चेंजेस होगा, यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ओके, बॉडी फ्लूइड इंक्रीज भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड, तब क्या हो जाएगा? ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड from body can activate this receptor which stimulate the hypothalamus to release ADH यानी एंटीडायरेटिक हार्मोन. फर्स्ट क्या होगा? बॉडी फ्लूइड कम हो गया, डिक्रीज बॉडी फ्लूइड. क्लियर? बॉडी फ्लूइड कम हो गया, ऑस्मोरिसेप्टर क्या एक्टिवेट हो गए? क्या? ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो गए. ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो गए तो हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस पता है आपको ग्लैंड है. ओके, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया कि हमारी बॉडी में फ्लूइड कम है, तो उसने क्या रिलीज़ किया? ADH. ओके, ADH काम क्या करेगा? वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएगा. ओके, इंक्रीज वाटर और फ्लूइड रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा. क्लियर? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में वाटर लिख रही हूँ. वाटर बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ेगा हमारी बॉडी में? फ्लूइड. तो बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा फिर? इंक्रीज. क्लियर? ये पूरी साइकिल कैसे हुई ना, डिक्रीज से हमको इंक्रीज कैसे करना है, मैंने आपको वो समझाया. क्लियर? ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल. ओके, क्या करेगा ADH? रीअब्जॉर्प्शन, देयरफॉर प्रिवेंटिंग डायूरेसिस. ज़्यादा यूरिन बाहर नहीं जाने देगा. ओके, बॉडी में ही क्या कर देगा? रीअब्जॉर्ब कर देगा वाटर को. एंड इंक्रीज इन द बॉडी वॉल्यूम कैन स्विच. अब देखो फिर से क्या हो गया? लास्ट में बॉडी फ्लूइड बढ़ गया, फिर क्या होगा? ऑस्मोरिसेप्टर काम नहीं करेंगे, फिर बंद हो गया. भाई मैसेज नहीं भेजो, हाइपोथैलेमस को मैसेज नहीं जाएगा. क्लियर? बस फिर ADH रिलीज होना बंद हो जाएगा, फिर जो नॉर्मल वर्क करता है वैसा होना चाहिए. ये हमने क्या बात की? जब लॉस ऑफ फ्लूइड होता है या तो फिर नॉर्मल पे आ जाता है तो कैसे वर्क करेगी हमारी हाइपोथैलेमस. क्लियर? रेगुलेट कैसे होगी किडनी का फंक्शन? क्या होगा? इंक्रीज ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में ऑस्मोरिसेप्टर बंद हो जाएंगे. ओके, स्विच ऑफ हो जाएंगे. एंड सपोर्ट एंड सप्रेस द ADH. फिर ADH कम हो जाएगा टू कंप्लीट द फीडबैक. फिर फीडबैक मिलना बंद हो जाएगा. क्लियर? ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स अब इसमें क्या है? मेन फंक्शन क्या है? मैं आपको फिर ये लाइन समझा रही हूँ. ADH का मेन फंक्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल को क्या करता है? ये ऐसे ब्लड वेसल तो ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है. क्लियर? तो जब ADH रिलीज होगा तो क्या होगा?
कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी ऑफकोर्स। अब इतनी वेसल में से ब्लड पास हो रहा है और इतनी में से तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पेस कम है तो क्या करेगा, दिस कॉजिंग एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्लियर, समझ आया कैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर ऑफकोर्स उसने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो प्रेशर बढ़ रहा है यानी फ्लो बढ़ रहा है, तो फ्लो बढ़ेगा तो GFR इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। द juxtaglomeralular apparatus play an important but complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow or glomerular blood pressure can activate the JG cells to release renin. ये अभी मैंने रेनिन वाला पूरा बताया था, यहाँ पे डिटेल में एंजियोटेंसिनोजन भी हमको समझना है। क्लियर। फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे बनाती जाती है ओके, डिक्रीज GFR या तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। क्लियर। उसने क्या किया, JG सेल्स के थ्रू रेनिन रिलीज करा है। किसके थ्रू, JG सेल्स कहाँ पे होते हैं, किडनी में होते हैं ओके, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 ओके। अब इसने क्या किया, रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 में। क्लियर हो रहा है सबको, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। अब 2 क्या है, पावरफुल वाजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी जोर से कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जोर से कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो फिर से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और फिर से क्या हो जाएगा, GFR इंक्रीज ओके। ब्लड प्रेशर इंक्रीज यानी GFR इंक्रीज, ये क्या कराएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसलिए क्या हो जाएगा, GFR इंक्रीज। क्लियर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स किडनी के पास फ्लो ज़्यादा जाएगा ब्लड का, तो GFR इंक्रीज। दिस ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। क्लियर। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और मैकेनिज्म। क्लियर। एन इंक्रीज, अब हमने देखा था हार्ट का भी कुछ रोल है, तो अब हार्ट का रोल पढ़ लेते हैं। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द atria of the heart can cause the release of the A and F। आपको याद रखना है आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इसमें क्या होगा, ये रिलीज होगा तो क्या होगा, वाजो डायलेशन ओके। अब आर्ट्रिया के पास बहुत सारा ब्लड आ रहा है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, वो क्या रिलीज कर देगा, ANF रिलीज कर देगा, वो क्या करेगा, वाजो डायलेशन, ऐसे आर्टरीज को बड़ा कर देगा, ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देगा, डायलेट कर देगा, स्पेस बढ़ा देगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर ब्लड फ्लो बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मिच्यूरेशन। मिच्यूरेशन यानी क्या, जो यूरिन फॉर्म हुआ है वो यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा क्या है, ओपनिंग है, उसके थ्रू एक्सक्रीट करना, रिमूव करना। ठीक है। Urine formed by nephros is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored। अब देखा हमने किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन, यूरिन तो वहाँ पे बन रहा है, यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लैडर में जाएगा, हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, ब्लैडर में गया यूरिन। क्लियर। वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तब तक ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा यूरिन हमारे बॉडी में फॉर्म हुआ और फिर से हम पास करने जाएंगे, नहीं, ब्लैडर तब तक स्टोर करके रखता है ओके। ब्लैडर स्टोर करके रखता है कब तक, जब तक ब्लैडर स्ट्रेच नहीं होता, ऐसे स्ट्रेच नहीं होता, स्ट्रेच होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा कि हाँ अभी स्ट्रेच हो रहा है, अभी पूरा फिल हो गया है, अभी हमको यूरिन पास करना नेसेसरी है। क्लियर। तो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर ओके। यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, स्ट्रेच होगा एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। जैसे यूरिन यहाँ पे फिल होता जाएगा वैसे ही स्ट्रेच होता जाएगा। CNS को क्या होगा, मैसेज मिलेगा कि हाँ अभी हमको यूरिन पास करना है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर, यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं ब्लैडर के वॉल पे, सेंड सिग्नल टू CNS ओके। CNS के पास क्या गया, सिग्नल गया। द CNS पासिस ऑन मोटर मैसेज ओके। मोटर मैसेज को, मोटर मैसेज आएगा टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर ओके। उसने क्या किया, स्ट्रेच बढ़ता जा रहा था तो मोटर
मैसेज भेजा, मोटर मैसेज ने क्या किया, स्मूथ मसल होते हैं जो ब्लैडर में, उसका कॉन्ट्रैक्शन कराया एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्स ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंचर। ओके, अभी हमने देखा था ओपनिंग होती है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ओपनिंग होगी, ऑफकोर्स वहाँ पे क्या होगा, एक स्पिंचर, स्पिंचर यानी क्या, एक नल के जैसा काम करेगा, एक नल के जैसा काम करेगा, इसे खोलेंगे बंद होंगे। ओके, स्पिंचर यानी वो, ओके, कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। ओके, अब इसको उसने क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, इस स्पिंचर को रिलैक्स कर दिया। ओके, फिर क्या होगा, वहाँ से क्या पास हो जाएगा, यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्यूरेशन। अब नाम क्या है, मैच्यूरेशन, तो जब रिलीज होता है यूरिन, रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज होगा, यूरेथ्रा से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैच्यूरेशन। क्लियर। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट कॉल्ड एज मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स। अब देखा हमने CNS में मैसेज जा रहा है, वो मोटर मैसेजेस भेज रहा है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, उस सबको हम क्या बोलेंगे, मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स। एंड अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज, अभी हमने देखा था यूरिन कितना पर डे हम एक्सक्रीट करते हैं, 1 to 1.5 लीटर। द यूरिन फॉर्म इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक। ओके, यूरिन कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है, स्लाइटली एसिडिक, यानी उसकी pH क्या होती है, 6 के अराउंड होती है। ओके, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्डर होती है। ऑन एन एवरेज 20 to 30 ग्राम ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट, यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। अभी हमने देखा, हमने सारा यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते, कुछ हमको pH और ऑस्मोलर रेगुलेटरी मेंटेन करने के लिए हम रीएब्सॉर्ब भी कर लेते हैं, पर ऑन एवरेज कितना, 25 to 30 ग्राम एक्सक्रीट करते हैं। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। ऑफकोर्स हम जब, या ना, यूरिया को, अभी हम यूरिया का टेस्ट करेंगे कि ब्लड में कितना, हम देखेंगे कि यूरिया ब्लड में कुछ ज़्यादा ही है, तो हम देखेंगे हाँ हमारी किडनी बराबर फंक्शन नहीं कर रही। क्लियर। तो यूरिया की टेस्ट से हमको बहुत सारी डिसीज़ का डायग्नोसिस यानी हेल्प मिलता है कि ये कौन सी डिसीज़ है पहचानने में। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अब यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। कीटोन बॉडीज मिली तो हमको बोलेंगे कीटोन यूरिया। इन द यूरिन आर इंडिकेटिव फॉर द, अब ग्लूकोज किस में, ऑफकोर्स बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो यूरिन में आएगा, तो हम उसको क्या पता चल सकता है कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस का केस हो सकता है। ओके। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन, अभी हमने देख लिया किडनी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अदर देन किडनी कौन से है, लंग्स, लिवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट। क्लियर। अदर देन किडनी कौन सा, लंग्स, लिवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट। फर्स्ट हम देखेंगे लंग्स का डिटेल में। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, देखा हमने जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक रेस्पिरेशन के चैप्टर में हमने देखा, तो क्या रिलीज करता है, क्या रिमूव करता है बॉडी में से, लंग्स, CO2। ओके। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, ऑफकोर्स हम ब्रेथ करते हैं उसमें वाटर की, जो ज़्यादा वाटर होता है वो रिमूव भी करता है। फिर लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सीक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलीवर्दिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेड steroid hormone, vitamins and drugs. Clear? Most of this substance ultimately pass out along with the digestive waste. ये सब रिलीज कौन करता है, लिवर। क्या क्या रिलीज करता है, तो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलीवर्दिन, ये सब क्या करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। ओके। अब देखिए द स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड यानी जो आप टच करते हो अपने फेस को, ऑयल यानी सीबम, उसको ऑयल को क्या बोलते हैं, सीबम। जो ऑयली स्किन होती है वो जो कौन प्रोड्यूस करता है वो ऑयल, सीबम, सिबेशियस ग्लैंड। ओके। इन द स्किन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सीक्रेशन। ओके। तो स्वेट ग्लैंड, स्वेट के थ्रू और सिबेशियस ग्लैंड के थ्रू भी हमारी बॉडी में एलिमिनेशन होता है। Sweat produced by sweat glands is watery fluid containing NaCl. ओके। जो स्वेट प्रोड्यूस होता है किससे, स्वेट ग्लैंड से, वो क्या है, वाटरी फ्लूइड। उसमें क्या क्या होता है, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। क्लियर।
तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज़ टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ऑफकोर्स हमको गर्मी में ही पसीना क्यों होता है, सोचने वाली बात है, बिकॉज गर्मी में हमारी बॉडी ज़्यादा हीट कर लेती है, तो स्वेटिंग इसलिए होती है, तो हमारी बॉडी वो स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है या थोड़ा कम करती है। क्लियर, इतना हीटअप नहीं होने देती हमारी बॉडी को। ऑफकोर्स इतना हीटअप होगा तो हमारे नॉर्मल फंक्शन बॉडी के नहीं हो पाएंगे। ओके, और थोड़े थोड़े वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट करती है। अब हम देखेंगे सीबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स। ऑफकोर्स हमने देखा ऑयली होती है, वैक्स लाइक होती है। ओके, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम, जो हमारे फेस पे आ जाती है, कभी कभी स्किन पे भी आ जाती है, जो ऑयली सब्सटेंस हमको लगता है वो क्या होता है, सीबम। दिस सीक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। ऑफकोर्स हम बोलते हैं ना कि वो पूरा भी हमको ड्राई, हम ऑफकोर्स हमारी स्किन पूरी ड्राई हो जाएगी तो हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, हम बहुत सारे बैक्टीरिया इजीली पास ऑन कर सकते हैं वहाँ से। ओके, डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। ऑफकोर्स आपको नहीं पता तो यहाँ पे पता चल गया कि सलाइवा के थ्रू भी नाइट्रोजनेट वेस्ट स्मॉल अमाउंट पे एक्सक्रीट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम कि कौन सी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। ओके, ज़्यादा बढ़ गया यूरिया, अभी हमने देखा हमारी बॉडी में, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरेमिया। क्लियर, जो हार्मफुल हो सकता है हमारी किडनीज़ के लिए। Of course, okay. In such patient, urea can be removed by a process called hemodialysis. आपको प्रोसेस पता होगी, हेमोडायलिसिस में क्या करेंगे हम, एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में से फिल्ट्रेट कर देंगे। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट। ओके, एक आर्टरी में से, ये जो पेशेंट है, क्लियर, पेशेंट की आर्टरी में से कहाँ डालेंगे हम, आर्टिफिशियल किडनी में डालेंगे, ब्लड को डाल दिया आर्टिफिशियल किडनी में। क्लियर, ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट। यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे एक एंटीकोएगुलेंट डालेंगे। क्या डालेंगे, एंटीकोएगुलेंट, ब्लड क्लॉट ना हो जाए, बाहर निकलेगा तो क्लॉट ना हो जाए, इस वजह से क्या डालेंगे, कौन सा एंटीकोएगुलेंट, हेपेरिन। द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड cellophane tube surrounded by a fluid having the same composition as of the plasma except the nitrogenous waste। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत क्लियर है, पहले हमने क्या किया, एक आर्टरी में से ब्लड किस में पास किया, आर्टिफिशियल किडनी में से, फिर क्या किया, द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय फ्लूइड। अब उसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट क्या, हमने इसमें एक्सक्रीट क्या करना है, हमको नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकाल देंगे। द पोरस cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on the concentrated gradient। अब जो cellophane membrane है वो क्या करती है, किसी किसी को ही सिर्फ पास होने देगी। क्लियर, वो किसी किसी को ही पास है, वो बहुत सिलेक्टिव है। ओके, और किसके बेसिस पे वो पास होने देगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। As nitrogen and waste are absent in the dialysing fluid, this substance freely move out thereby clearing the blood। Clear? नाइट्रोजन एंड वेस्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो डायलिसिंग फ्लूइड, जो हम न्यू फ्लूइड देंगे ना, वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। क्या उसमें एब्सेंट होता है, नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ओके, फिर वो क्लियर वाला ब्लड, क्लियर हो गया ब्लड, वो क्लियर वाला ब्लड हम क्या करेंगे, वेन के थ्रू फिर से डाल देंगे, और जब डालेंगे तब उसको दे देंगे हम एंटी हेपेरिन। पहले हमने आर्टरी के थ्रू क्या दिया, आर्टरी का ब्लड दिया, और आर्टरी में से ब्लड दिया और हेपेरिन डाल दिया, फिर हम वेन में वापस डाल रहे तो वहाँ पे क्या डाल देंगे हम, एंटी हेपेरिन। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के यूरेमिक पेशेंट को बहुत काम आता है। अब हम देखेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेटली मेथड फॉर करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। किसी किसी का किडनी फेल हो जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रिफरली अ क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ। क्यों हम रिलेटिव का ही लेते हैं, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा
हमारी इम्यूनिटी में जैसे मदर फादर इन सब का कोई भी ऑर्गन हो तो हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है, उसके रिजेक्ट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑफकोर्स तो हम क्या ट्राई करते हैं कि क्लोज रिलेटिव से ही हम ट्रांसप्लांट करें। क्लियर। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट। आज के ज़माने में ये सक्सेस रेट ट्रांसप्लांटेशन का इंक्रीज हो गया है। रीनल कैलकुला यानी रीनल स्टोन, हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पथरी, ओके, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स। अब ये जब कॉन्सेंट्रेट बहुत बढ़ जाता है या तो कोई भी सॉल्ट हो, अलग अलग टाइप के स्टोन्स बनते हैं, ऑक्जिलेट कैल्शियम के भी बन सकते, ओके, बाइल के भी बन सकते। ठीक। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये क्या होता है? नेफ्राइटिस, जिसके पीछे टिस आया उसका मतलब है इन्फ्लामेशन, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लामेशन। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।